आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ एक हॉरर थ्रिलर कहानी, द वूडू डॉल। शुरू करते हैं कहानी। कहानी है जब एक साल माया अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स के एक छोटे से गांव में जा रही थी। उसने इस गांव के बारे में बहुत कुछ पढ़ और सुन रखा था। वह वूडू डॉल के लिए बहुत बदनाम भी था और उसका नाम भी था। माया वूडू डॉल के ऊपर एक किताब लिख रही थी। लोग इस बारे में बहुत कम जानते हैं, कई तो विश्वास भी नहीं करते, पर माया को इस चीज़ पे बहुत विश्वास था। वह मेडिसिन की प्रोफेसर थी। उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे केसेस देखे थे जब मेडिसिन साइंस के आगे फेल हो गई थी और एक वूडू स्पेशलिस्ट ने एक पेशेंट की जान बचाई थी। तब से माया वूडू के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है। वूडू सिर्फ खराब चीज़ों के लिए नहीं होता, कई बार इससे लोगों की जान भी बचाई जाती है। माया की मुलाकात प्लेन में शोभित तनेजा नाम के एक बिल्डर से होती है। दोनों में दोस्ती तो नहीं, लेकिन थोड़ी बातचीत होती है। पहल शोभित ने ही की थी। शोभित बताता है कि वह छुट्टियां मनाने वहां नहीं जा रहा, वो तो उस गांव में एक बिल्डर के तौर पे जा रहा है। बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ एक कॉलोनी सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन मिली है। वह वहाँ पर एक कॉलोनी बनाएगा जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ रहेंगे, और जो लोग वहाँ घूमने आते हैं वो भी उस कॉलोनी में घर रेंट पे ले सकते हैं। ये एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला था। माया को ये बात उतनी अच्छी नहीं लगती। कम से कम इंसान को दुनिया में कुछ आइलैंड्स, कुछ ज़मीन ऐसी छोड़ देनी चाहिए जहाँ वहाँ की सभ्यता खुद पनपे, बाहर की दुनिया का उसमें कोई हाथ ना हो। माया और शोभित दोनों उस आइलैंड पे चले जाते हैं। वहाँ पर वूडू डॉल के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। माया उन्हीं के साथ, उनके सानिध्य में वूडू के बारे में काफ़ी कुछ सीखती है। वो बताते हैं कि हर चीज़ में एक स्पिरिट होती है, हवा में, धरती में, पेड़ पौधे, हर चीज़ में। अगर हम उस स्पिरिट से, उस आत्मा से अपना संपर्क साध लें तो हमें ज़िंदगी में सब कुछ मिल सकता है। लेकिन ये आत्माएं सिर्फ उनका साथ देती हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। खराब कर्म करने वालों को ये आत्माएं उल्टा फल भी दे सकती हैं। कुछ ही दिनों में माया की बुक पब्लिश हो जाती है, ऑल अबाउट वूडू। इसका हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में पब्लिकेशन होता है और एक किताब शोभित तनेजा तक भी पहुंचती है। उस किताब में थैंक्स के तौर पे माया ने उन्हीं वूडू स्पेशलिस्ट का नाम और फ़ोटो डाला हुआ था। शोभित उस फ़ोटो को बड़े ध्यान से देखता है। वो काफ़ी बुज़ुर्ग व्यक्ति थे। उनका नाम भी बड़ा अजीब सा था। गांव में सारे लोग उन्हें तित मुक्तिया करके बुलाते थे, लेकिन प्यार से लोग उन्हें दादा भी बोलते थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, लंबे बाल थे और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। शोभित सोचता है, लोगों को उल्लू बनाने के लिए माया ने आखिर किताब छाप ही दी, और वह किताब को एक कोने में डाल देता है, उसे पढ़ता तक नहीं। कुछ ही महीनों में वहाँ शोभित तनेजा की जो कॉलोनी थी वो बन के तैयार होने लगती है। लेकिन शोभित इतना ईमानदार नहीं था जितना वह खुद को दिखा रहा था। वह कानून की आड़ में चुपचाप से वो कॉलोनी तो बना रहा था जिसकी उसे परमिशन मिली थी, लेकिन अवैध रूप से उसने और जगह भी ज़मीनें खरीदी थी जो कि गवर्नमेंट उसे अलाउ नहीं करती थी। वहीं आइलैंड पे एक पहाड़ था जिस पहाड़ की लोग पूजा करते थे। शोभित तनेजा का मन था कि उस पहाड़ के टॉप पे वो अपने लिए खूबसूरत सा बंगला बनवाए। उस पहाड़ के टॉप से पूरा आइलैंड और समुद्र दिखता था। उसने वहाँ के जो बिल्डर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनसे कांटेक्ट किया और उसने बात की कि वह उस पहाड़ के टॉप पे अपने लिए एक बंगला बनवाना चाहता है। लगभग बीते 8-10 सालों से उस पहाड़ की पूजा करना लोगों ने बंद कर दी थी। दरअसल उस पहाड़ पे पुराने वूडू जो गुरु थे इनके, जो तितमुक्तिया के दादा लगते थे, उनकी कब्र थी। पहले लोग उन्हीं की पूजा करने के लिए उस पहाड़ पे जाते थे।
लेकिन आजकल की यंग जनरेशन धीमे धीमे वूडू पे अपना विश्वास कम करती जा रही थी, इसलिए उस पहाड़ पे अब कोई आता जाता नहीं था। सिर्फ तितमुक्तिया ही वहाँ कभी कभी जाते थे और अपनी दादा की कब्र पे फूल चढ़ा के आते थे। जब माया वहाँ उस आइलैंड पे थी, तब तितमुक्तिया के साथ वो भी उस पहाड़ पे गई थी। उन्होंने माया को बताया था कि उनके दादा बहुत बड़े वूडू स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने कई लोगों की मदद की थी। वो कहते थे कि अगर ये जो स्पिरिट्स होती हैं, हवा की, पानी की, जंगलों की, ये किसी पे मेहरबान हो जाएं तो उसे राजा बना दें, और अगर नाराज़ हो जाएं तो रंक बना दें। तितमुक्तियाँ माया को बताते हैं कि जो वूडू होता है, जो हम ज़्यादातर जानते हैं कि डॉल में पिन चुभा के किया जाता है, वो प्रैक्टिस उन्होंने कब की बंद कर दी है, क्योंकि लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते थे। ना वो खुद वो प्रैक्टिस करते हैं, ना किसी को आगे वो प्रैक्टिस करने के लिए विद्या देते हैं, उन्हें सिखाते हैं। तितमुक्तिया को जब मालूम पड़ता है कि उस पहाड़ पे शोभित तनेजा नाम का एक आदमी अपना बंगला बनवाने वाला है, तब वह बहुत रुष्ट हो जाते हैं। उनकी दादा की कब्र थी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी उनके लिए। उसी शाम जाकर तितमुक्तिया शोभित तनेजा से मिलते हैं। वह उसे उस पहाड़ की महत्वता के बारे में बताते हैं और वो शोभित से पूछते हैं कि आखिर उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए। शोभित बताता है कि उसे बहुत बड़ा सा एक बंगला चाहिए, जिसमें उसे कोई भी काम खुद ना करना पड़े, उसे ना खाना बनाना पड़े, ना सफाई करनी पड़े, हर चीज़ के लिए कर्मचारी वहाँ नियुक्त हों। उसे बैठ के खाना मिले आराम से बिस्तर पे, और उसे पैसों की कोई चिंता ना रहे, यहाँ तक कि उसे संसार की भी कोई चिंता ना रहे। वह निश्चिंत होकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। तितमुक्तिया कहते हैं कि ठीक है, वह उन्हें सब कुछ दे सकता है। इस पर शोभित हंसने लगता है। तितमुक्तिया कहते हैं इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। वह ऊपर वाले से प्रार्थना करेगा और वो शोभित को बिल्कुल ऐसी ही ज़िंदगी देंगे, लेकिन उसके लिए वह उस पहाड़ पर बने उसके दादा की कब्र से छेड़छाड़ ना करे। शोभित हंसता है और तितमुक्तिया से कहता है कि वो निश्चिंत होकर रहें, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तितमुक्तिया वहाँ से निश्चिंत होकर चले जाते हैं। वह शोभित को एक अच्छा आदमी समझते हैं। वह समझते हैं कि शोभित इतना बुरा नहीं है जितना लोग उसके बारे में बोलते हैं। कैसे उसने एक बार में ही उनकी बात मान ली, लेकिन शोभित के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। रातों रात वहाँ पर वो 10 गुना मजदूर लगवा देता है और सुबह होते होते ही तितमुक्तिया के दादा की कब्र वहाँ से गायब हो जाती है। एक पत्थर भी वहाँ नहीं बचता। तितमुक्तिया इधर निश्चिंत हो गए थे कि शोभित अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। एक हफ्ते के बाद जब वापस वह पहाड़ पे जाते हैं तो देखते हैं बंगला बनने का कार्य शुरू हो चुका है। लगभग आधा बंगला बन भी चुका है। कब्र कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। सारे पत्थर इधर उधर हो चुके हैं। तितमुक्तिया बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उसी रात वो उस पहाड़ पे वापस आते हैं और जिस जगह पे उनके दादा की कब्र थी, वहाँ की मिट्टी वो हाथ में लेते हैं और अजीब सी एक प्रार्थना ऊपर आकाश में देख के करने लगते हैं। फिर वहाँ वो आग जलाते हैं और उस आग के गोल गोल चक्कर काटते हैं। वो वहाँ हवा की, पहाड़ों की, पर्वतों की, पानी की, सबकी आत्माओं को एकत्रित करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने शोभित तनेजा नाम के आदमी से यह वादा किया था कि वह उन्हें सब सुख दे देगा, लेकिन उस आदमी ने उन्हें धोखा दिया है। वो अपनी ज़बान से फिर नहीं सकते। वह सब कुछ देंगे जिसका वादा उन्होंने किया था, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में वो चाहता है। फिर वो अपनी जेब से एक वूडू डॉल निकालते हैं। वो वूडू डॉल जिसका इस्तेमाल उन्होंने वर्षों से नहीं किया था, और एक पिन उस वूडू डॉल के सर में चुभा देते हैं। इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं। शोभित तनेजा एक दिन सो के उठता है। फ़ोन की घंटी से उसकी नींद खुलती है। वह फ़ोन उठाता है। फ़ोन उसके ऑफिस से था। ऑफिस में उसकी जो सेक्रेटरी थी वो बताती है कि जल्दी ही वह ऑफिस आ जाएं, कोई बहुत इम्पोर्टेंट आदमी उनसे मिलने आया है। शोभित तैयार होकर ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में एक लंबी दाढ़ी, सफ़ेद बाल वाला आदमी बैठा मुस्कुरा रहा था।
शोभित सोचता है कि इसने इस आदमी को कहीं तो देखा था। वो बहुत याद करता है। तब उसे याद आता है कि माया ने जो पुस्तक लिखी थी वुडू डॉल के ऊपर, उसमें तितमुक्तिया की तस्वीर के साथ इस आदमी की भी तस्वीर थी। वो तितमुक्तिया के दादा थे। वह बड़ा परेशान हो जाता है कि ये कैसे संभव है। उनके दादा तो वर्षों पूर्व। तभी अचानक फिर फोन की घंटी बजती है। शोभित की नींद खुलती है। शोभित वापस से अपने कमरे में था। सुबह के 7 बजे थे। वह सोचता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो 7 बजे थे। वह उठा था। फ़ोन उसकी ऑफिस से था। उसकी सेक्रेटरी बोलती है कोई बहुत महत्वपूर्ण आदमी आपसे मिलने आया है। शोभित सोचता है शायद वो बहुत गहरी नींद में था, इसलिए उसने ऐसा स्वप्न देखा था। वो ऑफिस जाता है। वहाँ फिर तितमुक्तिया के दादा उसे बैठे देख के हंस रहे होते हैं। अब शोभित थोड़ा परेशान होने लगता है। वो सोचता है कि ये यहाँ कैसे, ये तो वर्षों पूर्व। तभी फिर फ़ोन की घंटी बजती है और ये क्रम चलता ही जाता है। 3 महीने बीत चुके हैं। माया की फिर से छुट्टियां हैं और वह इस आइलैंड पे फिर से घूमने आई है। वह तितमुक्तिया से मिलती है। वह उसे कहती है कि उसके हॉस्पिटल में, जो कि मुंबई में है, एक पेशेंट है जो बहुत परेशान है। कह रहे हैं कि कोई ऊपरी बाधा है। इस पेशेंट से वो इसी आइलैंड में मिली थी। कोई शोभित तनेजा नाम का आदमी था। प्लेन पे उससे मुलाकात हुई थी। उसे वो आदमी अच्छे से याद है। वो यहाँ पे कोई घर बनवाने आया था। वह तितमुक्तिया से कहती है कि आप ही उसकी मदद कर सकते हैं। हम इलाज कर कर के थक चुके हैं, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होता। तितमुक्तिया एक तिरछी मुस्कान हंसते हैं और माया के साथ चल देते हैं। जब वह हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो शोभित उन्हें देख के चौंक जाता है। शोभित परेशान परेशान सा घूमता था। वह कह रहा था इस फ़ोन की घंटी को बंद कर दो, फ़ोन की घंटी सुनना नहीं चाहता। नर्स बाहर चली जाती है। तितमुक्तिया शोभित तनेजा के साथ कमरे में अकेले होते हैं। शोभित उनके हाथ जोड़ता है, कहता है उसे माफ़ कर दे। तितमुक्तिया कहते हैं कि शोभित ने उनसे जो भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। उसे एक बड़े से घर में रहना था, तो यह अस्पताल काफ़ी बड़ा है, फुल्ली एयर कंडीशन्ड है। उसे बिस्तर पे बैठ के खाना खाना था, सो उसे मिल रहा है। और उसे एक काम भी नहीं करना पड़ता। सारे काम करने के लिए कर्मचारी हैं। और हाँ, उसे संसार की भी कोई चिंता नहीं रह गई, क्योंकि उसकी दिमागी हालत इस लायक नहीं है कि वह संसार की चिंता करे। और उसके बैंक में इतने पैसे हैं कि उसे कमाने की भी चिंता नहीं करनी। तितमुक्तिया शोभित से कहते हैं कि जो वरदान तुमने मुझसे मांगा था मैंने पूरा किया। इसके आगे अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शोभित चीखता चिल्लाता रह जाता है, लेकिन तितमुक्तिया वहाँ से पलट के वापस अपने आइलैंड लौट जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे कहानी द वुडू डॉल। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।